दोस्तों, मैं हूं देवेन और आप देख रहे हैं इट्स ईज़ी। और आज हम एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट लेकर के आ गए हैं। एनसीईआरटी में जो हम क्लास 10th के लिए कर रहे थे, वहां पर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। अब ये जो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर है बेटा, ये बहुत अच्छा चैप्टर भी है आपकी केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से, और आपके बोर्ड्स के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा चैप्टर है। आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है जो नवंबर दिसंबर में होने वाला है, उसके अनुसार हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप अगर एनसीईआरटी क्लियर कर लेते हैं तो आपको आने वाले दिनों में, आने वाले जो बोर्ड्स एग्ज़ाम है आपके नवंबर दिसंबर में, जहाँ पे आपको क्या चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर। आपका मन लगने लगे इसके लिए आप कॉपी पेन उठा लीजिए और शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। चलिए चलते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले ये बता रहे हैं, अच्छा ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया, एसिड बेस और सॉल्ट का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया होगा, ये बताइए पहले। अगर हम देखें एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में बेटा, तो एसिड बेस और सॉल्ट जो होते हैं उसमें सबसे पहले एसिड्स होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं, जिनका स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक, बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसेस जो जिनका स्वाद क्या होता है, कसैला होता है। और साल्ट का स्वाद आप जानते हैं नमकीन होता है, क्योंकि आप एक सॉल्ट का प्रयोग घर में भी करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का। ठीक, तो एसिड बेस और सॉल्ट का जो मिनिमम डिफिनेशन है वो तो ये है। ठीक, लेकिन उससे आगे जानने के लिए हमें ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर और बढ़ते हैं हम इस चैप्टर के ओर। ठीक है, चलिए। ये कह रहे हैं, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट द सोर एंड बेटर टेस्टेस ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस। यानी कि आपके जो खट्टे और कसैले स्वाद होते हैं वो किसके कारण होते हैं बेटा, वो हो जाते हैं आपके एसिड्स एंड बेसिस के कारण। ठीक, एसिड्स एंड बेसिस के कारण क्या होता है, आपका खट्टा और कसैला या तीखा या जो भी टेस्ट आता है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन देम। और ये क्या होते हैं, उनमें प्रेजेंट रहते हैं आपके फूड्स में। इफ़ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, मान लो आपके घर में कुछ ऐसा हो जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको क्या हो, ओवर ईटिंग की वजह से क्या हो जाए, एसिडिटी हो जाए। अब उस एसिडिटी को हम दूर करने के लिए क्या देंगे उसको, अब एसिड है तो आपको ये पता है कि एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं या न्यूट्रल करते हैं। ठीक है, तो हम क्या दे देते हैं वहाँ पे, फैमिली सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग विच इज़ अ फॉलोइंग यू वुड सजेस्ट एज अ रेमेडी ऑफ लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा एज सोल्यूशन। यानी कि हम क्या रेमेडी यूज़ करेंगे, यहाँ पे ये पूछ रहे हैं हम कौन सी रेमेडी यूज़ करेंगे। जैसे इन्होंने दे दिया है लेमन जूस, विनेगर एंड बेकिंग सोडा। तो लेमन जूस और विनेगर तो भैया एसिड के ही रूप है। ठीक, लेमन जूस में साइट्रिक एसिड पाया जाएगा, विनेगर में क्या एसिटिक एसिड है। ठीक है, बट बेकिंग सोडा इज़ अ बेस, है ना। बेकिंग सोडा अगर बेस है तो आई विल ट्राई फॉर दैट, है ना, हम लोग उसी की तरफ जाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपका एसिड है और बेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, नलीफाई कर देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, वैसे ही आपके जो एसिड और बेसिस हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। तो हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करेंगे, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन को, और उससे हम एसिडिटी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, आपको क्या पता है ऐसा जिसकी वजह से आप उसकी कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज्ड योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस टू नलीफाई ईच अदर्स इफेक्ट। यानी कि आपने क्या किया होगा, आपने बिल्कुल इसी तरह अनुमान लगाया होगा कि जैसे एसिड और बेस क्या होते हैं, एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक को नलीफाई कर देते हैं या इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, इसीलिए आपने बेस का चूज़ किया होगा, है ना, कि बेस को चूज़ किया होगा। ठीक है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बेटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। ठीक है, अब ये मान के चलो आपने पिछले बार में ये पढ़ा होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हर एक चीज़ को टेस्ट करके तो नहीं बताया जा सकता।
तो उसके लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, ये आपको पता है कि नहीं पता है? चलिए, अगर नहीं पता होगा तो आगे पता हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखिएगा, यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। अब हमारे पास लिटमस पेपर्स हैं, है ना, लिटमस पेपर्स होते हैं जो हमें बता सकते हैं क्या, कि कलर चेंज होगा तो वो एसिड होगा या बेस होगा। तो ब्लू लिटमस को रेड में करने वाला कौन होता है, वो होता है एसिड्स। वो होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट में, बट वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ये क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। वेयर एज बेसेज आर बिटर एंड चेंज इन द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि बेसेज जो होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, बेसेज में पाई जाती है ना। अब देखिएगा, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लॉथ, ठीक है, बिकम्स रेडिश ब्राउन विद सोप। अब आपने ये नोटिस किया हो ना किया हो, जब आप कपड़े धुल रहे होते हैं तब क्या होता है, मान लो उस पर दाग गिर गया है, मान लो कोई करी गिर गई है, तो करी अगर साबुन के संपर्क में आती है, जब आप धुलने लगते हैं उसको, तो क्या होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर में क्या होती है, चेंज हो जाती है, विच इज़ बेसिक इन नेचर। और वो बेसिक इन नेचर होता है साबुन आपका, ठीक। इज स्क्रब्ड ऑन इट, जैसे ही इस पर क्या किया जाता है, घिसा जाता है साबुन को, जैसे ही इस पर करी के दाग पे, स्टेन पे जब घिसा जाता है तो वो क्या रेडिश ब्राउन कलर दिखाती है। ठीक है, इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लॉथ इज़ वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। यानी कि बहुत सारा वाटर हम यूज़ करके क्या करते हैं, अगर फिर से उसको धुल लेते हैं तो क्या फॉर्म होता है, तो फिर से वो अपना कलर रिटेन कर लेता है। ठीक है, यानी कि उसका येलो कलर आ जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज। अब आप सिंथेटिक जो इंडिकेटर्स हैं उनको भी प्रयोग में ला सकते हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का क्या मतलब हो गया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब ये है बेटा कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम बना लेते हैं अपने आप, है ना। मिथाइल ऑरेंज को हम प्रिपेयर करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे फिनोल्फ्थलीन हो गया, फिनोल्फ्थलीन जो है वो भी एक सिंथेटिक है इंडिकेटर, और इनको हम कहाँ पर प्रयोग में लाते हैं, एसिड्स और बेसिस के टेस्ट में। ठीक है, चलो, in this chapter we will study of the reactions of acids and bases, how acids and bases cancel out each other's effect। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में भी हमें यही पढ़ना है कि कैसे एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, उनके रिएक्शंस को कैसे कराया जाता है, या उनके रिएक्शंस कैसे एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। चलिए देखेंगे उसको हम इसी चैप्टर में। ठीक है, हाउ एसिड्स एंड बेसेस कैंसल आउट ईच अदर्स इफेक्ट एंड मैनी more interesting things that we used to see in our day to day life। यानी कि हमारे जो दिन प्रतिदिन की क्रियाएं हैं उसमें भी एसिड बेसिस से लेकर के तमाम सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्या होती हैं, जो घटित होती रहती है, जिसके कारण क्या होता है, हमें उनको देखना पड़ेगा इस चैप्टर में। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये डू यू नो वाला पोर्शन जो है वो बड़ा अच्छा है इसका। ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि लिटमस कहाँ से बनते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बता दिया। देखिए, लिटमस सॉल्यूशन इन अ पर्पल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। लिटमस सॉल्यूशन क्या होते हैं, पर्पल डाई होते हैं जो कहाँ से निकाले जाते हैं, लाइकेन से। ठीक है, लाइकेन से ईजाद किए जाते हैं। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीज़न थैलोफाइटा। ये कहाँ से है, थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा एल्गी का एक डिवीज़न है। ठीक है, एंड इज़ कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। यानी कि इसको हम इंडिकेटर के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इंडिकेटर का मतलब होता है जो हमारे लिए ये बता दे कि ये एसिड है या बेस है, फलाना कौन सा चीज़ है। ठीक है, व्हेन द लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक इट्स कलर इज़ पर्पल। जब भी लिटमस सॉल्यूशन जो है वो अगर एसिडिक या बेसिक नहीं है तो क्या होगा, वो पर्पल कलर का रहेगा। देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल्स लाइक रेड कैबेजेस। रेड कैबेज का जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ होती हैं बेटा, वो भी क्या काम करती हैं, इंडिकेटर का काम करती हैं। आपकी हल्दी जिसको अभी आपने साबुन से रगड़ा था, वो भी आपका क्या है, वो भी आपका इंडिकेटर का काम करते हैं। कलर्स पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स, कलर पेटल्स यानी कि कुछ पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की, वो भी काम करती हैं। किसका किसका काम करती हैं, इंडिकेटर का काम। जैसे हाइड्रेंजिया और पेट्यूनिया और जेरेनियम, which indicate the presence of acids or base in the solution।
और ये क्या काम करते हैं, एसिड या बेस की प्रेजेंस को बताते हैं किसी भी सॉल्यूशन में। दीज आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर्स। इन्हें हम क्या कह देते हैं, इन्हें हम एसिड बेस इंडिकेटर बोल देते हैं या सिंपली क्या बोल देते हैं, इंडिकेटर बोल देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चंस देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे, इसमें अब जो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं इसको हमें देखना है। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज़ जो है अंडरस्टैंड करनी है। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये वाला ऑब्जर्वेशन आप लैब में करेंगे। दूसरा जो ऑब्जर्वेशन है कहाँ है, हम ऑब्जर्वेशन 2.3 से स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, एक्टिविटी 2.3 से देखिएगा। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। अब ये जो एसिड्स और बेसिस होते हैं बेटा, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किससे, मेटल्स से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हमें देखना है। जो भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स तो आप जानते ही हैं मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ कुछ आपको याद हो तो बताओ। मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस का मतलब साउंड निकालते हैं, आपने 9th में पढ़ा है ये सब चीज़ें ना। सोनरस होते हैं। और क्या होते हैं, उनमें क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यानी कि वो तन्यता होती है जिसको बोलते हैं ना, और उनसे तार खींचा जा सकता है। उनको मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि उनको क्या पीटा जा सकता है और उनसे बहुत लंबा तार बनाया जा सकता है। और क्या होता है उनकी प्रॉपर्टी, वो विद्युत के कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट के कंडक्टर होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक, तो मेटल्स से जो रिएक्शन है एसिड बेसिस की, वो हमें देखना है इसमें। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2.3 एक्टिविटी जो है बेटा, इसमें कह रहे हैं दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। वेरी गुड, एवरी एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, है ना। आपको कोई भी एक्टिविटी लैब में स्वयं नहीं करनी होती है। स्वयं परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है आप गलती कर बैठें, और गलती कर बैठें, केमिकल्स आर हजार्डियस इन नेचर, है ना। केमिकल्स हमेशा हजार्डियस होते हैं, बट अगर आप किसी की प्रेजेंस में करते हैं, टीचर की प्रेजेंस में करते हैं, तो वो केमिकल्स, वही केमिकल्स आपको अपनी प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं और अपने साथ जो केमिस्ट्री इन्वॉल्व करते हैं वो भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, सेट एंड अपरेटस एंड अपरेटस ऐसे ही सेट करना है। देखिएगा, इन्होंने एक इधर स्टैंड लगा लिया है, स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब लगा दी है, टेस्ट ट्यूब से एक इन्होंने डिलीवरी ट्यूब लगा दी है। डिलीवरी ट्यूब क्या काम कर रही है, जा करके एक सॉल्यूशन में अपना गैस छोड़ेगी। ठीक है, जो भी गैस जहाँ से निकलेगी। चलिए हम पढ़ते हैं पूरा। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है आपको, 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है और उसमें क्या डाल देना है, उसमें डाल देना है जिंक ग्रेन्यूल्स को बेटा, है ना। जिंक ग्रेन्यूल्स को हमें डाल देना है, सिंपली Zn। ठीक, जिंक ग्रेन्यूल्स को हमें डाल देना है। अब क्या होगा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स। जिंक ग्रेन्यूल्स जैसे ही आप डालेंगे वहाँ पे रिएक्शन होना सरफेस पे स्टार्ट हो जाएगी, आप तो जानते ही हैं। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो गैस इवॉल्व हो रही है यहाँ पे, उसी को एक सोप सॉल्यूशन आप लेंगे। अपरेटस आपने सेट कर लिया है, अभी हम आते हैं उस पर। अपरेटस आपने सेट कर लिया है, उसी में जिंक ग्रेन्यूल से जो गैस निकल रही है, जिंक ग्रेन्यूल से रिएक्शन पे, उसको हम सोप सॉल्यूशन में डालेंगे। ठीक है, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। अब वहाँ पे जो गैस निकल रही है उसकी वजह से बबल्स क्यों फॉर्म हो रहे हैं। टेक द बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। अब गैस फिल्ड बबल के नज़दीक में जब आप लेकर के जाएंगे, क्या, जब भी कोई कैंडल को लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, रिपीट दिस एक्टिविटी, पॉप साउंड आएगा बेटा, पॉप साउंड आता है वहाँ पे, चूँकि हाइड्रोजन गैस निकलती है वहाँ पे, और हाइड्रोजन गैस हमेशा पॉप साउंड के साथ जलती है। ठीक है, या वो मतलब थोड़ा बहुत ब्लास्ट होती है। ब्लास्ट क्या है, उसको हम कह सकते हैं कि पॉपअप साउंड उस पर क्रिएट होता है। जैसे पटाखे नहीं होते छोटे छोटे, वो पॉप करके आपने एक वो बजाने वाला आता था बचपन में, जिसको आप करते थे तो पॉप पॉप करके बजता था, तो वैसा ही उसमें भी थोड़ा बहुत साउंड आता है। ठीक है, लेकिन बहुत हल्का साउंड आता है जब कैंडल उसके नज़दीक ले जाई जाती है। ठीक है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करते हैं वहाँ पे, आपको क्या समझ में आता है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक HCl, HNO3 एंड CH3COOH। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल केसेज आर द सेम और डिफरेंट। अब इन तीनों केसेस में क्या होगा, जो वीक एसिड होगा वो धीमे धीमे रिएक्शन देगा, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्या करेगा,
वो जल्दी से रिएक्शन देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन एक दूसरे से डिफरेंट टाइप में होती है। अब ये देखिएगा इन्होंने क्या बनाया है, एक एपरेटस का पूरा सेटअप किया हुआ है। देखिए अब ये जो एपरेटस है बेटा, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स और मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दिया। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बबल्स बने। हाइड्रोजन गैस बबल्स इस पाइप के थ्रू कहाँ आ गए, इस पाइप के थ्रू यहाँ आ गए। अब वो पूछ रहे हैं साबुन से, इन्होंने साबुन वाले सोप में जो था, सोप में ये सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं, सोप सॉल्यूशन में अपने आप को जब आती है कोई गैस तो अपने साथ एक बबल लेकर निकलती है। आपने वो किया होगा साबुन का, जब आप साबुन को हाथ में लगा रहे हो या कहीं लगा रहे हो तो उसको अगर आप हाथ को फैलाते हैं तो वहाँ पे बबल नुमा आकृति बनती है। वैसे ही यहाँ पे भी जब गैस आती है, गैस भर जाती है बीच में, तो बबल्स बनते हैं। ठीक है, तो ये बबल्स की फॉर्मेशन हुई और ये बबल्स जब यूज़ की ओर उठे तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यूज़ ऑफ कैंडल कर रहे हैं ना। यूज़ ऑफ कैंडल जब कर रहे हैं, ये जब यूज़ ऑफ कैंडल कर ले रहे हैं आप, ये यूज़ ऑफ कैंडल जब आपने किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो बबल्स थे वो पॉप साउंड के साथ याद रखिएगा, हाइड्रोजन हमेशा पॉप साउंड के साथ क्या होती है, जलती है। ठीक, पॉप साउंड के साथ ये जल रहे थे। अब आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप साउंड के साथ जलती है, पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। तो आपको क्या सिंपली क्या जवाब देना है, हाइड्रोजन। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, वहाँ पे आपको हाइड्रोजन चूज़ कर देना है। दैट्स इजी है ना, इट्स इजी, यस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सोप बबल्स फील्ड, अब यहाँ पे ये बस आपको यही ऑपरेटर सेट करके देखना था कि यहाँ पे मेनली क्या हो रहा है, गैस निकल रही है और वो पॉप साउंड के साथ क्या हो रही है, जल रही है। अब हम आते हैं, अब नोट दैट द मेटल इन द एबव रिएक्शन डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। अब एसिड से क्या कर रहा है, कुछ भी रिएक्शन करा दो, वहाँ पे एसिड से अगर रिएक्शन कर रही है मेटल तो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसको बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना। ठीक, डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स, दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस, और इसको हम हाइड्रोजन गैस की तरह देखते हैं। द मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड्स एंड फॉर्म्स द कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। और वही मेटल क्या करता है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड से क्या होता है, रिएक्ट कर जाता है, कंबाइन कर लेता है, और जैसे ही वो कंबाइन करेगा दैट इज कॉम्बिनेशन, है ना। किसी को डिस्प्लेस कर देना, खुद कंबाइन हो जाना, दोनों प्रक्रियाएं यहाँ पे होती हैं। अब मेटल कंबाइंस विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एसिड्स टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड सॉल्ट। ठीक, thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as। अब हम क्या कर सकते हैं, मान लो मेटल से कोई रिएक्शन हो, उसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, एसिड प्लस मेटल इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हमारे लिए यही मेन चीज़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमें बस इतना याद रखना पड़ेगा, अगर कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, कोई भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, इतना फॉर्मूला जरूर याद रखना कि कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा किससे, एसिड से, देन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विल टेक प्लेस प्लस फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट विल टेक प्लेस, है ना। कुछ नहीं होना है, बस खाली आपको सॉल्ट बनाना है, हाइड्रोजन गैस बना देनी है, दैट्स इट। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर ईच ऑफ रिएक्शन, है ना। अब कह रहे हैं ये इक्वेशंस लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, यू कैन राइट इट यार, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। मान लो आपके पास क्या था, ये देखो, रुको, आपके पास था जिंक, ठीक, प्लस किससे रिएक्ट कर रहा था, H2SO4। अब सॉल्ट क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। ठीक, कुछ समझ में आया। यही रिएक्शन अगर किसके साथ हो रही होती, HCl के साथ हो रही होती तो क्या होता, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, Zn प्लस HCl, ठीक, इट विल गिव यू ZnCl2 प्लस H2। ठीक, कुछ नहीं होना है, बस यहाँ पे इसको आप बैलेंस करेंगे तो T2HCl हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शंस ऐसे ही होती रहती हैं। आपको यहाँ पे आपको ये मेनली याद रखना है, दिस इज़ योर
मेन थिंग आपको इसी को याद रखना है और इसी से आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपको बनाना क्या क्या है। ठीक, तो हाइड्रोजन का जो निकलना है वो कैसे होता है, कब होता है, जब कोई भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, क्रिया करता है। ठीक है, चलो एक्टिविटी 2.4 करते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। अभी हमें भी फिर से जिंक को क्या करना है, ग्रेनुलेटेड फॉर्म में क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं बेटा, बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक, एंड वार्म द कंटेंट्स। अब इसको हम वार्म कर रहे हैं। वार्म करने से क्या होता है, बॉन्ड्स जो होते हैं टूटते और बनते हैं। ठीक, अब कंटेंट्स जो होंगे उसमें, किसमें, आपके टेस्ट ट्यूब में, वो क्या करेंगे, उसमें बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो सकता है, बॉन्ड्स का क्या हो सकता है, ब्रेकिंग हो सकती है। तो जो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन होगा उससे क्या होगा, उससे कुछ नए बॉन्ड्स बनेंगे। देखिएगा, रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज एक्टिविटी। और उसके बाद हम जो आपकी एक्टिविटी वहाँ पे थी 2.3 में, वही एक्टिविटी को हम रिपीट कर देते हैं। अब इसको हमने हीट कर दिया थोड़ा सा, और बाकी जो पाइप से हम साबुन में वो लगा रहे थे ना, साबुन के सॉल्यूशन में, वो करेंगे। वहाँ भी H2 का फॉर्मेशन होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होता है बेटा सोडियम जिंकेट। ये याद रखना, क्योंकि ये एक रिएक्शन ऐसी है जो देता है यही। ठीक है, NaOH के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट की फॉर्मेशन करता है, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है बोर्ड में। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आ चुका है CBSE में। CBSE ने इसे एक एज अ क्वेश्चन दिया है कि जब भी बेस से रिएक्शन करता है जिंक, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करता है, तो क्या फॉर्म होता है। तो यहाँ पे Na2ZnO2 बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है जिसको हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना याद रख लेना है बेटा। ठीक है, मेनली आपको ये रिएक्शन याद रख लेनी है। जो रिएक्शन है कि जैसे ही बेस से रिएक्शन हो रहा है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन हो रहा है और हीट कर रहे हैं हम Zn को, वो क्या बना लेता है, सोडियम जिंकेट बनाता है। ठीक है, यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड, यानी कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है। हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स, यानी कि ये रिएक्शन सभी मेटल्स के द्वारा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, चलो अब हम आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, और मेटल कार्बोनेट्स की जो रिएक्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो आप लोग तब तक इसे अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो। और आपको नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, तो मैं कोर्स को लगभग कंप्लीट करा दूंगा तब तक, जितना आपको देना है। हाफ आपका आएगा, है ना, साइंस में हाफ आएगा, तो हाफ आपका कंप्लीट हो जाएगा, और बोर्ड पे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। उसके बाद हम जो भी चीज़ें बचेंगी उसको भी डिस्कस कर लेंगे। CBSE में जो कोर्स वो आए हैं आपके क्वेश्चंस, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए इट्स ईजी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।